प्योर पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कल टेट के लिए आपका IBS स्टार्ट हुआ था और उसमें लास्ट पे जिस जगह पे आपके टॉपिक छूटे थे वहीं से आपको क्लास आगे बढ़ाई जा रही है। कल लास्ट में आप लोगों को कुछ विशेष प्रकार के जंतु या जीव बताए गए थे, उनमें से कुछ इंपोर्टेंट बचे हुए हैं वो आप और समझ लें। जिनमें पहला आता है मकाक। मकाक एक सिंह जैसा भारत में पाया जाने वाला बंदर होता है जिसमें सिंह जैसे बाल होते हैं और पूंछ भी शेर जैसी होती है। मकाक क्या है? भारत में पाया जाने वाला बंदर। आप लोगों ने देखा भी होगा डिस्कवरी पर या कहीं टीवी पर एक विशेष प्रकार का बंदर होता है शेर जैसे मुंह का और जिसकी पूंछ भी शेर की तरह ही होती है। प्यूमा आप लोगों ने देखा होगा शूज पे, कपड़ों पे एक लेपर्ड की तरह, तेंदुए की तरह एक जीव है जिसे प्यूमा कहते हैं और वो अमेरिकन शेर के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन शेर के नाम से जाना जाता है प्यूमा। याक आपका क्लियर हो गया, तिब्बत में पाया जाता है, ठीक, जिस पर बोझा ढोने के काम में आता है। तिब्बत अपना यही भारत के पड़ोस में ही, जिसका चाइना पे तो चाइना की भी अथॉरिटी है, उस पर थोड़ा भारत में भी हिस्सा है। जेब्रा अगर आता है तो खास तौर से अफ्रीका, जेब्रा खास तौर से आता है तो अफ्रीका में पाया जाने वाला जंतु है। जंगली गधे, जंगली गधे स्पेशल तौर पर आपके कच्छ, गुजरात के रण में, गुजरात के रण में पाए जाने वाले, केवल ये भारत में ही पाए जाते हैं और वो भी कहां? गुजरात। गुजरात में कच्छ के रण में, गुजरात में कच्छ के रण में पाए जाने वाले जंगली गधे। अभी एक स्पेशल चीज बता दूं इनके बारे में। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में गुजरात से 2 जानवर लाए गए थे चिड़ियाघर में, सैंपई लॉयन सफारी में। करीब 10 से 12 शेर लेके आए गए थे और कुछ जंगली गधे वहां से लाए गए थे और यहाँ से अपने यहाँ से देसी गधे वहां भेजे गए थे। लेकिन क्या है, अपने यहाँ जो इटावा की लायन सफारी है, इटावा की लायन सफारी, उसमें क्या है, शेरों का ठीक से संरक्षण हो नहीं पाया। तो ज्यादातर क्या है, वहां शेर और वहां मारे जा चुके हैं, मर गए अपने आप। उनका अनुकूलन उन्हें प्राकृतिक, जैसे शेर गिरी में उन्हें प्राकृतिक नेचुरल वहां उपलब्ध या नहीं था, तो किसी कारण ये यहाँ पे मर गए। लास्ट अभी एक शेरनी थी, तपस्या नाम था जिसका, वो भी गुजर गई कुछ शावकों को जन्म दे करके। अगला आता है एल्बाट्रॉस। ये एक समुद्री चिड़िया का नाम है, एल्बाट्रॉस, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। आगे कीवी, कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला न उड़ पाने वाला पक्षी है, न उड़ पाने वाला पक्षी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो उसमें आपको पेंगुइन लगाना है। ऑस्ट्रिच अगर होता भी है ऑप्शन में डबल, तो ऑस्ट्रिच आपको नहीं लगाना है। पेंगुइन बिल्कुल नहीं उड़ पाता है। उसके बाद कंगारू, कंगारू सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी कुछ स्पेशलिटी है, मैं अभी आपको बताता हूं। ये जो कंगारू है आपका मेटाथीरिया उपवर्ग में पाया आता है। मेटाथीरिया उपवर्ग में क्या होता है, ये भी आपका टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। प्रोटेथीरिया, मेटाथीरिया, चाहो तो आप नोट कर सकते हो, नेक्स्ट जब ये टॉपिक आएगा तो विस्तृत तरीके से कराएंगे। यूथीरिया, ये क्या है, उपवर्ग है और इनका वर्ग क्या है,
स्तनधारी, और इनका संघ क्या है? कार्डेटा। यहां से क्वेश्चन आपका जब ये टॉपिक आएगा तो विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन अभी कंगारू आया है आपका, तो कंगारू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लो। देखो क्या होता है, संघ कार्डेटा जब आपको पढ़ाया जाएगा, जीव जगत पढ़ाया जाएगा, तो उसमें संघ कार्डेटा आता है जिसमें स्तनधारी आते हैं, और भी है, पक्षी वर्ग है, मत्स्य वर्ग है, ठीक है। तो उस वर्ग में स्तनधारी मैमल्स, जिन्हें ममेलिया बोलते हैं, वो स्तनधारी में 3 उपवर्ग हैं। 3 क्या सब कैटेगरी है, जिनमें से प्रोटेथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। उसमें से मेटाथीरिया में कंगारू को रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये अविकसित बच्चों को जन्म देता है। इसके जो बच्चे होते हैं पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। कंगारू का बच्चा अगर आपने देखा होगा टीवी पर या कहीं भी, बिल्कुल विकसित नहीं होता, इससे भी छोटा होता है, उंगली के बराबर भी नहीं हो पाता है। इसलिए उसको मेटाथीरिया में जो जीव आते हैं उन्हें बिल्कुल अविकसित जीव माना जाता है। जन्म के समय इतना छोटा होता है कि ये स्तनपान के लिए मादा कंगारू बड़े टाइम में चढ़ पाता है ऊपर यहां तक। यूथीरिया में पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देने वाले आते हैं, टॉपिक आएगा बताएंगे। प्रोटेथीरिया में वो स्तनधारी आते हैं, स्तनधारी जो अंडे देते हैं, अच्छी वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो स्तनधारी आते हैं। स्तनधारी का मतलब होता है जिनके कान होते हैं बाहर, जिनके शरीर पे बाल होते हैं और जो बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन स्तनधारी में उपवर्ग में प्रोटेथीरिया में वो आते हैं जो अंडों को देते हैं जन्म। इनमें आता है प्लेटिपस, आता है चीटी बोर, आता है और भी चीजें आती हैं। नेक्स्ट जब ये आपके संघ कराए जाएंगे जंतु में, क्रम से आप चलेंगे तो उसमें पूरा क्लियर करके बताया जाएगा। तो अभी क्या है, कंगारू किस में आता है? स्तनधारी आता है, टिक कर देना। स्तनधारी नहीं आता है, संघ आता है कार्डेटा, टिक कर देना। अगर वो भी नहीं आता तो मेटाथीरिया उपवर्ग में आता है, ठीक। उसके बाद आते हैं बाघ। बाघ भारत के लिए स्पेशल है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, जिसे 1972 कहीं कहीं 1973 भी दिया हुआ है, राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला था इसको, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ था, जब राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया इसको, तो इसके संरक्षण की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये कम होते जा रहे थे। तो 1973 में भारत सरकार ने बाघ योजना, नोट कर लेना आप लोग दोनों चीजों को। क्वेश्चन अगर आता है भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को राष्ट्रीय कब घोषित किया गया, तो ऑप्शन में एक ही आएगा, या 1973, 1972। जहां तक ऑप्शन सही है 1972 में इसको किया गया था। 73 में बाघ योजना, जिसे टेट में बहुत बार आया, प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर। इंपोर्टेंट पॉइंट कुछ आते हैं, उनको आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो 1973 में बाघ योजना, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, 1972 राष्ट्रीय पशु का दर्जा, 1973 में संरक्षण के लिए क्या किया गया, बाघ परियोजना। एक और चीज, अपने उत्तर प्रदेश में भी बाघ पाए जाते हैं, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी, यहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश में बाघ पाए जाते हैं। और बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा इसीलिए मिला क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन भारत में ये हर जगह नहीं पाया जाता, केवल गिरी के जो वन हैं, गिरी के वन प्रदेश हैं, उन्हीं में शेर पाया जाता है। इसलिए इसको एक जगह पाया जाने की वजह से इसको नहीं राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला। बाघ क्या है, ज्यादातर जगह मिल जाता है, आपका इधर उत्तराखंड में भी मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएगा, पूर्वांचल में कुछ जगह है वहां भी मिल जाता है। अब आते हैं कस्तूरी हिरण, इंपोर्टेंट है, हो सकता है इस बार किसी भी परीक्षा में, कॉमन है सभी परीक्षाओं के लिए, तो आपके लिए कस्तूरी मृग, जो विशेष तौर से अगर आप कहेंगे कि ये कहां पाया जाता है,
तो कस्तूरी हिरण। विदेश की बात करते हैं तो पाया जाता है कनाडा में। भारत की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर में। भारत में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अगर पूछते भी है तो कहां पाया जाता है? डांची ग्राम वन्य अभयारण्य। कहां पाया जाता है? डांची ग्राम वन्य अभयारण्य जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता है आपका तो ऑप्शन आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ये अभी की बात है, कुछ समय पहले की, 2-4 साल पहले जब देखे गए थे, ये फोटो वगैरह खींचे गए थे कस्तूरी मृग, तब से क्या जो क्षेत्र है आपका हिमाचल प्रदेश में वो चंबा जगह है, चंबा। और वहां पे जो आपका एक जगह है कुगती वन्य अभयारण्य। चंबा में क्या है? कुगती, कुगती वन्य अभयारण्य। इस क्षेत्र में कस्तूरी मृग को देखा गया था वहां। ठीक है, ये आपका कस्तूरी मृग हो गया, नोट डाउन कर लो। बाहर की बात आती है तो वो कनाडा में पाए जाते हैं। अपने यहाँ की बात आती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। नोट कीजिए इसको, उसके बाद में मैं आपको हमडरियड के बारे में बताता हूं। आप जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ करें आप नोटबुक में नोट कर लो या पॉज करके जरूर लिख लेना या दिमाग में बैठा लो, कैसे भी जैसे भी आप अपने आप को स्टडी कर पाओ उस तरह से देख लेना। पर जो भी है आपको इंपोर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही हैं, एक्स्ट्रा चीजें कोई फालतू की नहीं है। देखो अब आते हैं हमडरियड। हमडरियड एक विशेष प्रकार का सांप है जो जहरीला होता है, एशिया क्षेत्र में पाया जाता है। क्या है? सर्प, एक जहरीला जहरीला सर्प जो एशिया में पाया जाता है। अगर सर्प की बात करते हैं कि सबसे जहरीला सर्प कौन सा है, सबसे ज्यादा अधिक जहर, तो ये एक बार आ भी चुका है टेट में। तो सबसे जहरीला सर्प ये भी आप देख लो, इनलैंड ताइपन। इनलैंड ताइपन सबसे जहरीला सांप है, इनलैंड ताइपन। और क्या हमडरियड पूछ लेते हैं तो इसके नाम की वजह से इसको पूछ लेते हैं कि हमडरियड क्या है, एक जहरीला सांप, छिपकली, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन कर देते हैं। लेकिन आपको क्या है, अगर सबसे जहरीला सांप की बात आती है तो इनलैंड ताइपन है। अगर और भी है वो पानी वाला सर्प उसको बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन आएगा सबसे जहरीला सांप में तो इनलैंड ताइपन आता है। और अगर ये नहीं आएगा तो सांप आएगा पानी वाला, जो पानी का सांप है वो सबसे जहरीला होता है, उसके साथ पानी या समुद्र जरूर लिखा होगा। जीव में आपके कुछ जीवों की प्रजातियां बता दी, समुद्री मछलियां थी उनके कितने प्रजातियां हैं वो भी बता दिया गया, पक्षियों की प्रजातियां कितनी है वो भी बता दिया गया है। बाकी आप लोग जानते ही हैं पक्षियों के बारे में, मोर है और भी चीजें हैं। अब आपका जो जीव चल रहा है, कल मैंने आपको टॉपिक में बताया था आपको पढ़ना है जीव की संरचना। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़ा हो, स्टडी की हो, या मेरी क्लास में ही क्लियर हुआ हो, तो वो लोग भी दोबारा से रिवीजन की तरह देख लें। जीव की संरचना सभी लोग जानते हैं, जीव की संरचना कोशिका से होती है, कोशिका से ही ऊतक बनते हैं, अंग बनते हैं। तो क्या होता है, जीव की
संरचनात्मक, संरचनात्मक, क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। क्या होता है? जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका होती है। मीन्स कोशिका से मिलकर ही जीव का निर्माण होता है, अकेला कोशिका से ही मिलकर नहीं होता है। क्या होता है? एक निश्चित पदानुक्रम होता है। कोई भी जीव जब उसका संरचना होती है तो उस जीव की संरचना, सजीव हो चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो, तो उनकी एक क्या होता है? निश्चित पदानुक्रम होता है। वो पदानुक्रम क्या होता है? उसमें सबसे पहले कोशिका, सबसे पहले क्या होता है? कोशिका होती है। कोशिका से ही मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक, जिन्हें टिश्यू बोलते हैं। और ऊतक से मिलकर क्या होता है? आपके अंग बनते हैं। अंग बनते हैं जिन्हें ऑर्गन कहते हैं। उंगली है, अंगूठा है, जो भी चीजें, नाक का नाक, क्या अंग कहते हैं। अब अंग मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तंत्र। अंग तंत्र मीन्स ऑर्गन सिस्टम। जब अंग तंत्र निर्माण हो जाता है, पूरा तंत्र तैयार हो जाता है, तो उसके बाद में क्या है? फिर जीव का निर्माण हो जाता है। मीन्स ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाता है? कोशिका जीवन की इकाई है, जीवन इसी से मिलकर बना है। जो बाद में ऊतक तैयार होते हैं, ऊतक से अंग होते हैं, अंग से अंगतंत्र और जीव। जैसा मैंने आपको कल बताया था, बीच में से या किनारे से आप लोग नहीं पढ़ेंगे। आप चाहो तो इस तरह से आप तैयार कर लो, और मैं आपको स्टडी जो करवाऊंगा, इंपोर्टेंट फैक्ट लेके जो आने होते हैं वही कराऊंगा। मैं कोशिका और ऊतक, ये दो चीजें थोड़ी सी समझाऊंगा। मेन टॉपिक आपका लूंगा कोशिका, उसके बाद ऊतक समझाऊंगा। अगर आप चाहो तो एक स्ट्रक्चर अभी बना लीजिए, और उसके बाद उसी पे स्टडी करके मैं आपको कल की क्लास में पूरा क्लियर कराऊंगा। ये वाला नोट डाउन करने के बाद में एक स्ट्रक्चर आप तैयार कर लो, और उसी पे आप थोड़ी सी स्टडी करना, और फिर मैं आपको आगे टॉपिक को बढ़ाता हूं। ठीक, आप लोग सबसे पहले सेल में दो टाइप पढ़ेंगे। आप थोड़ी सी स्टडी कर लेना। दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक, उसके बाद आपके टिश्यू आते हैं, इनको भी आपको पढ़ना है। केवल आपको स्ट्रक्चर बता दिया है कि यहां से स्टडी करेंगे, इधर से करेंगे। उसके बाद आपका वीडियो नेक्स्ट टाइम कल आपको मैं पूरा क्लियर कराऊंगा कैसे क्या होता है। आप ये चीज नोट कर लेना, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें पेशी, टिश्यू के प्रकार बताएं, 4 प्रकार के, पेशी, ऊतक। ठीक, नंबर 2 में तंत्र का ऊतक, इसमें संयोजी ऊतक, और इसमें आपको उपकला ऊतक। सभी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि कल आप जब पढ़ोगे तो एक बार में चीजों को पढ़ते तो फिर अच्छे से समझ में नहीं आता है। अगर पहले से आप लोग इन चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे अपनी बुक से, तो कल अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा। सेल पढ़ लेना, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ऊतक में थोड़ा पढ़ लेना, कल आपको क्लियर कराएंगे।
आज के लिए इतना ही।